हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कौन सा वो चैप्टर है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th और इस चैप्टर का टाइटल क्या है, राइट? टाइटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का टाइटल है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम सभी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कार्बन के बारे में और उससे बनने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में, राइट? एक बार क्या करेंगे, शुरू से क्विक रिवीजन करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते चलेंगे, राइट? तो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें क्या करना था, हमें कार्बन के साथ अपनी जान पहचान को बढ़ाना था, राइट? क्योंकि एट लास्ट हमने क्या करना है, इसी कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले इस कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो हमने पता लगा लिया ये कार्बन एक एलिमेंट है या फिर एक नॉन मेटल है ना? स्पेसिफिकली क्या कहेंगे, कार्बन इज ए नॉन मेटल। देन सेकेंड, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमें जानना था। क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6, राइट? अब जब हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। इसका मतलब है इस कार्बन के अंदर प्रेजेंट होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, राइट? तो इस 6 इलेक्ट्रॉन्स के टोटल प्रेजेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। अब ये कैसे पता चला? फर्स्ट शेल जो हमारी होती है किसी भी एटम की, उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है 2। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ 2 सीट अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आपने वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बिठाए। देन आते हैं सेकेंड शेल पे। सेकेंड शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी होती है 8। उसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन्स की सीट, पर हमारे पास कितने बचे थे? कार्बन के केस में सिर्फ 4, तो हमने 4 बिठा दिए। अब क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है स्टेबल बनना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, ऑक्टेट मतलब इस वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, राइट? तो वैसे ही कार्बन भी चाहता है। अगर कार्बन ऐसा करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? इसके पास वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 4 और, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी नीड है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को अगर पूरा करना है 4 और इलेक्ट्रॉन इसे लाने होंगे, राइट? तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इस कार्बन एटम को मिलेगी स्टेबिलिटी। अब एक और ऑप्शन है, या तो लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कराएंगे, राइट? 2 ऑप्शंस है कार्बन के पास, या तो अपने अंदर प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकाल दे। अब बाहर निकाल देगा तो सेकेंड जो शेल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। सिर्फ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में होते भी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 है और 2 ही बचेंगे। तो वहां पर इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल बन सकता है अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे। तो सेकेंड ऑप्शन है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आउटर मोस्ट में 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन इस कार्बन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? बट ये कार्बन करता क्या है, ये कार्बन दोनों ही ऑप्शन को
रिजेक्ट कर देता है। ना तो इसे लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन करना है और ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो आखिर ये कार्बन करना क्या चाहता है, राइट? हम इससे क्वेश्चन करेंगे, आप करना क्या पसंद करेंगे? किस टाइप का बॉन्ड है जो कार्बन बनाना चाहेगा? तो कार्बन कहता है कि मैं एक ही काम कर सकता हूं, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स के नाम से, राइट? जो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करता है हमारा कार्बन एटम। ठीक है, इसके बाद कार्बन की दो मेन प्रॉपर्टीज, एक होती है टेट्रावैलेंसी और दूसरी है कैटिनेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है कि इसे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। देन कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जैसे अगर आप कोई लॉन्ग चेन देखो तो उस चेन के अंदर कैसे छोटे छोटे से पार्ट्स एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्ट होते जाते हैं, है ना? जुड़ जुड़ के छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, राइट? सेम उसी वे में कुछ हमारे कार्बन के एटम्स भी करते हैं। अब ये क्या करते हैं? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन से कनेक्ट होता है, वो तीसरे, चौथे, और इसी तरीके से ये बनाते हैं लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं जिसे हम इस कार्बन की एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, वही है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, देन हमने देखा व्हाट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन वेरियस डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सीखा, अब भाई कार्बन के डिस्कशन कर लिया, कार्बन के बारे में समझ लिया। अब हम कहाँ पहुंच गए? इस कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के पास, राइट? वहां हमने देखा वो सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन हमने स्पेशल का क्लास ऑफ कंपाउंड्स देखी, हाइड्रोकार्बन्स। क्या थे हाइड्रोकार्बन्स? जिनके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन, हाइड्रो आ गया वहां से, दूसरा कार्बन, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के थे, अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में आते हैं हमारे एल्कीन, एल्काइन, जिनमें प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड एल्कीन में और कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, जहां पर कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देन हमने पढ़ा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब यहां क्या किया था? हमने ये देखा कि हमारी जो चेन्स हैं, कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन हाइड्रोकार्बन के अंदर
हम हाइड्रोजन की जगह पे कुछ ऐसे खास स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स लगा सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स थे? अल्कोहल ग्रुप OH, देन एल्डिहाइड ग्रुप CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, कीटोन CO ग्रुप, हेलो ग्रुप्स जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी हेलोजन एटम अटैच हो सकता है, राइट। ये क्या थे? हमारे सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिनके बाद हमने सीखा कि जो ये सारे डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, इनका नाम कैसे रखना है, नोमेनक्लेचर, किसके अकॉर्डिंग? IUPAC के अकॉर्डिंग, उसके रूल सीखे। देन हमने देखा कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे कार्बन कंपाउंड शो करते हैं। कौन सी थी? नंबर 1, कंबशन रिएक्शन। कंबशन में क्या था? हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होके प्रोड्यूस करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही में लिबरेट करते हैं हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, राइट। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। KMnO4, K2Cr2O7 दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे हमने। तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद हमने देखी थी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या था? अगर आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या करना होगा? उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको ब्रेक करना होगा। तो जब ऐसा होगा तो उसकी वैलेंसी जो है वो कम हो जाएगी, टेट्रा वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, राइट। हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ताकि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लास्ट हमने देखी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या था? जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर वेरी अनरिएक्टिव, ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते, बट वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन अगर ऐड की जाए तो वो क्लोरीन क्या करती है? वो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती है विद क्लोरीन, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये सब क्या है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आज क्या शुरू करना है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। आज हम दो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे दिखते हैं वो, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं वो? दो कार्बन कंपाउंड्स। एक तो है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड। इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इथेनॉल को। सबसे पहले इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला
केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे दिखता है। अगर हम इथेनॉल को बोल रहे हैं ये एक कार्बन कंपाउंड है, तो जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाइए कि क्यों ये एक कार्बन कंपाउंड है। देखो, हमें किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, उसके स्ट्रक्चर से उसका नेम लिखना आना चाहिए, राइट, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। और हमें अगर कोई नेम दिया गया है तो उससे स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसमें? एंड में क्या आ रहा है? ऑल। क्या लिखा है? ऑल। अब हमें पता है ऑल सफिक्स कब यूज किया जाता है? जब उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो अल्कोहल ग्रुप। राइट। अब अल्कोहल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ एच। इसका मतलब इस इथेनॉल के अंदर OH ग्रुप है। देन वर्ड रूट से हमें पता है कि हम इथ कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 2। टू कार्बन एटम्स होंगे इसमें, और साथ में एंड में लगा है एन। अब आप कहेंगे मैम ई तो नहीं लिखा, आपने ई कहां से लगा दिया? तो जब हम इस एन में, देखो हमारा रूल क्या था, जब हम इस एन में ऑल जोड़ते हैं तो हम इस एंड के ई को यहां से डिलीट करके से इथेनॉल लिखते हैं, राइट। तो एन से आपको पता चलेगा कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अब जब इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई तो अब तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। तो 2 कार्बन की चेन बनाओ। अब वैलेंसी कितनी होती है दोनों की? 4। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एन है, राइट, सैचुरेटेड है। उसके बाद एक हमारे पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ OH लगा देंगे। अब जो बाकी वैलेंसीज बची वो कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमने बना दिया स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये OH फंक्शनल ग्रुप, ऑल। अब फॉर्मूला भी लिख लो। क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शंस लिखेंगे तो उस समय हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है? केमिकल फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, CH3 CH2OH। ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर कार्बन हाइड्रोजन को एक साथ काउंट करना है आपको, C2H5OH। ये दोनों ही क्या है? इथेनॉल के केमिकल फॉर्मूला। कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, दोनों में से आपकी मर्जी है। तो ये बात हो गई किसकी? इथेनॉल की स्ट्रक्चर की, कैसा दिखता है। अब चलते हैं आगे, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलता है इथेनॉल हमें? लिक्विड स्टेट में। इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, इनफ्लेमेबल
एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। कैसा है? इनफ्लेमेबल है और स्मेल कैसी है? स्वीट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल इज 160 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल इज 371 केल्विन। ठीक है, ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 156 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 351 केल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आई होप आप सभी को पता होगा। मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो जल्दी से समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होता है किस में? इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है इनटू द गैसियस और वेपर स्टेट, उसे कहते हैं उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट। वहां पर जाकर वो बॉइल करना शुरू करेगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा। इट इज कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर। वाटर में कैसा है? इथेनॉल कंप्लीटली मिसिबल, पूरी तरीके से घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व न्यूमरस सब्सटेंसेस। कैसा सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट किसे कहते हैं? वो कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन का जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, राइट? तो कैसा सॉल्वेंट है हमारा इथेनॉल? एक गुड सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर ये डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। It is considered to be extremely poisonous when consumed in the pure form. इथेनॉल को कभी भी हम जो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, उसमें कंज्यूम नहीं कर सकते। उसमें ये कैसा होता है? इन प्योर फॉर्म इट इज वेरी पॉइजनस। तो ये क्या थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब देखेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो ये शो करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है। कैसा रिएक्ट करता है? अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सोडियम इथॉक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड। क्या रिएक्शन होगा? जो हमारा इथेनॉल है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। रिएक्शन देखते हैं। CH3CH2OH क्या है? इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड में ये सोडियम पॉजिटिव और इथॉक्साइड नेगेटिव कैटायन एनायन का पेयर है ये। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। अब देखो H2 है तो यहाँ पर हमें इथेनॉल को ट्वाइस करना पड़ेगा। ट्वाइस किया है तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम भी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखा रिएक्शन? इथेनॉल का, अल्कोहल का विद सोडियम मेटल। जब इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी
इवॉल्व होती है। ठीक है, तो क्या है ये जो टेस्ट है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसे हम कई बारी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो क्या वो सही में इथेनॉल है या नहीं। ये पता लगाने के लिए हम कई बार यूज करते हैं सोडियम मेटल का। हम उसके अंदर सोडियम मेटल डालेंगे, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस के एफरवेसेंस हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हम पता लगा लेंगे कि उसके अंदर इथेनॉल है या फिर नहीं है। अब ये तो पहला रिएक्शन था। सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, इथेनॉल ऑन हीटिंग टू टेम्परेचर ऑफ 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid gives इथीन। रिएक्शन करवा रहे हैं हम इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखो इसको समझते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर खोल के। ऐसा क्या दिखता है हमारा इथेनॉल, राइट। अब हम क्या करेंगे, 443 केल्विन पे से हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा ये क्या है, ये इथीन, राइट। एल्कीन है 2 कार्बन की, इथीन है ना। तो हमने क्या किया, इथेनॉल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमारे पास बनकर आई इथीन। यहां से क्या चीज निकली है, HOH, मतलब वाटर जो है, यहां पे वाटर इसमें से निकल गया। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर इथेनॉल ने वाटर लूज किया है, वाटर बाहर निकाला है, राइट, टू फॉर्म इथीन। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एक और नाम से बुलाते हैं। किस नाम से, हम इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, हम कभी कभार जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो हम कहते हैं यार आज ना डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, कुछ पानी की कमी सी लग रही है बॉडी में, राइट। वैसे ही इस कंपाउंड के साथ क्या हुआ, इसने वाटर को एलिमिनेट किया, H2O को बाहर निकाल दिया टू फॉर्म इथीन। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन इथेनॉल की हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसमें प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, इथीन। ओके, तो ये क्या थी हमारी, दो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन थी हमारी इथेनॉल की। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमें ऑलरेडी पता है ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन एटम को ऐड कराने में हेल्प करे, मदद करे। तो यहां पर क्या होगा, ethanol undergo oxidation in the presence of potassium dichromate to form ethanol and further form ethanoic acid। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये हमारे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कराने में हेल्प करेगा, इसीलिए ये कहलाएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। इथेनॉल है हमारे पास CH3CH2OH। ये इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म करता है क्या, इथेनल। ठीक है, ये क्या था, अल्कोहल, इथेनॉल। ये ऑक्सीडाइज हो गया टू फॉर्म इथेनल, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, हमने क्या किया, इथेनॉल लिया, उसकी रिएक्शन कराई है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन की एडिशन करवाता है। तो इसने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है तो इथेनॉल फॉर्म हुआ। अब इथेनॉल फर्दर दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फॉर्म कर देगा क्या, इथेनोइक एसिड। तो एंड प्रोडक्ट जब हमने इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एंड में मिलेगा क्या, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या करने वाले हैं हम यहां पर ले रहे हैं इथेनॉल और उसका रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। सपोज मैंने ये लिया इथेनोइक एसिड, मैंने इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करवाई है, तो क्या मेरा एंड में प्रोडक्ट बनेगा, CH3COO C2H5, ये मेरा एंड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इथेनॉल को ऐसे या फिर मैं C2H5OH भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये या फिर ऐसे लिख लो COO CH2 CH3। ठीक है, ये दोनों ही सही है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये है एस्टर, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। का मतलब जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा एस्टर फॉर्म होगा, साथ में वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या थी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनॉल पढ़ लिया, अब इथेनोइक एसिड पे आ जाओ, जिसे कॉमन नेम कॉमनली हम जनरली बुलाते हैं एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड and belongs to a group of acid called carboxylic acid. फंक्शनल ग्रुप क्या है इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। 5-8% solution of acetic acid in water is called vinegar। जो हम विनेगर यूज करते हैं घर में नूडल्स चाउमीन बनाने के लिए, उसमें क्या यूज होता है, 5 to 8% solution of acetic acid in water, वही है क्या, विनेगर। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहां पर है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इथ एन, इथ मतलब 2 कार्बन एटम्स और एन मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो अब इतनी इंफॉर्मेशन से हम इसका स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। 2 कार्बन चेन, ठीक है, ये ग्रुप क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्या हो गया? CH3COOH, फॉर्मूला CH3COOH किसका फॉर्मूला है? इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड COOH ग्रुप होता है और हमारा इथेनोइक एसिड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे 2। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कलरलेस। जैसे इथेनॉल था हमारा, उसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं था, कलरलेस था, वैसे ही ये भी कलरलेस है। कोरोसिव है लेकिन विथ पंजेंट ऑर्डर। इथेनॉल की तो स्वीट स्मेल थी, इसका ऑर्डर कैसा है? पंजेंट। पंजेंट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है। Melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Hence, it is often freezes during winter in cold climate. इसका melting point जो है वो है 290 Kelvin. इसीलिए winters में generally ये freeze हो जाता है। Melting point मतलब वो point, वो temperature जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसी टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, वही तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। तो जनरली ड्यूरिंग विंटर क्या होता है? इथेनोइक एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 391 केल्विन। इथेनोइक एसिड freezes during winter and is known as glacial acetic acid. ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी किसका नाम है? इथेनोइक एसिड का, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है जब विंटर्स में कम फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, तो इसीलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बुलाते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी मिक्सेबल विद वाटर, ईथर एंड इथाइल एल्कोहल। इन तीनों में ही ये मिक्सेबल होता है, वाटर में, ईथर में और इथाइल एल्कोहल में। तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहला एस्टरिफिकेशन, जो अभी हमने इथेनॉल के केस में रिएक्शन देखा। इथेनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर। सेम वे में रिएक्शन हमारे इथेनोइक एसिड भी देते हैं। दे रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एस्टर, जिसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल रिएक्ट करते हैं CH3COOH, इथेनोइक एसिड के साथ टू फॉर्म इथाइल एसीटेट प्लस वाटर निकलता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बुलाते हैं किस नाम से? एस्टरिफिकेशन
रिएक्शन। क्यों कहते हैं हम इसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? क्योंकि जब इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमारा ये जो फॉर्म हुआ है इथाइल एसीटेट, ये है एक एस्टर कंपाउंड। ठीक है, क्या है ये? एक एस्टर है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि एस्टर फॉर्म हुआ है। ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है एस्टर, और ये इतनी अच्छी, इसकी इतनी स्वीट स्मेल होती है कि इसे जनरली परफ्यूम्स में यूज किया जाता है फॉर देयर नाइस फ्रेग्रेंस। ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या देखेंगे? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। किस तरीके से इथेनॉइक एसिड, क्या है हमारे पास? इथेनॉइक एसिड ये रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ। सपोज सोडियम कार्बोनेट लिया मैंने, तो ये फॉर्म करता है एक सॉल्ट। किसका? सोडियम एसीटेट। और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी जब इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही सेम इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उस केस में क्या बनेगा? उस केस में भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम एसीटेट का सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चल गया हमें? इस रिएक्शन में क्या होगा? इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद चाहे कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव अ सॉल्ट। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूसेस कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। कौन सा सॉल्ट बनता है? चाहे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम एसीटेट सॉल्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विद बेस। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट, सोडियम इथेनोएट कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट एंड वाटर। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड आ गया, तो हमें ये तो ऑलरेडी पता है दैट एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक, पर वो एसिड बेस के साथ रिएक्शन तो जरूर देता है। तो इस केस में भी क्या होगा? अगर हमारा इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। सोडियम एसीटेट का सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या बात हुई?
आज हमने डिस्कस किए 2 इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी और केमिकल रिएक्शन। कौन से थे 2 कंपाउंड? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर इस चैप्टर के हम कुछ और न्यू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।